गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी जने? स्वस्थ है ना? चलिए, अपन कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। पहले भी हमने 3 वीडियो में हमने कारक प्रकरण पढ़े हैं। द्वितीय विभक्ति हमारे चल रही थी। द्वितीय विभक्ति के 4 सूत्र हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो में पढ़े थे। अब आइए 5वां नंबर। 5वां सूत्र है आपका अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया ओब्लिक निक्सा दोनों का अर्थ होता है पास में। या तो समया लिखो या निक्सा लिखो, दोनों का अर्थ क्या होता है? पास में। हा यानी धिक्कारना, प्रति यानी की ओर। इनके योग में यानी इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए इनके उदाहरण देखते हैं अपन। नंबर 1, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर वृक्ष है। किसके दोनों ओर है? गांव के। तो द्वितीय विभक्ति किस में करेंगे? गांव में। तो ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। गांव को कहते हैं ग्रामम, दोनों ओर को कहते हैं अभितः। वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए वृक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और सन्ति एक वचन होता तो अस्ति, द्विवचन होता तो स्तः, बहुवचन है इसलिए सन्ति लिखा है हमने। ठीक है। दूसरा उदाहरण है विद्यालय के चारों ओर खेत है, फील्ड है ना, विद्यालय। तो विद्यालय किसके चारों ओर खेत है? तो विद्यालय के। तो द्वितीय किस में करेंगे? विद्यालय में। तो विद्यालयम परितः क्षेत्राणि सन्ति। क्यों? खेत बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। नपुंसकलिंग का वाक्य है तो क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि। तीसरा उदाहरण है गुरु के पास से बेटा है। किसके पास बेटा है? गुरु के। द्वितीय किस में करेंगे? गुरु में। तो गुरुम समया ओब्लिक निक्सा, दोनों में से एक लिखना है। या समया लिखो या निक्सा लिखो। मैंने दोनों को यहाँ समझाया है कि दोनों में से हम कोई सा भी एक वाक्य लिखेंगे, दोनों सही है। गुरुम समया शिष्यः तिष्ठति, ये भी सही है। या गुरुम निक्सा शिष्यः तिष्ठति, ये भी सही है। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है दुर्जन को धिक्कार है। किसको धिक्कार है? दुर्जन को। तो द्वितीय किस में करेंगे? दुर्जन में। तो दुर्जनम हा या हा दुर्जनम, मैंने पहले भी बताया, आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, वो गलत नहीं होता है हमारे। 5वां है मीरा घर की ओर जाती है। किस ओर जाती है? घर की ओर। तो द्वितीय किस में करेंगे? घर में। तो मीरा गृहं प्रति गच्छति। मीरा गृहं प्रति गच्छति किसकी ओर जाती है? घर की ओर जाती है। तो की ओर को क्या कहते हैं? प्रति। ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग एक वचन है इसलिए इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट सूत्र है हमारे कारक विभक्ति का उपान वध्वांग वसः। उपान वध्वांग वसः। उप का अर्थ होता है पास में, अनु का अर्थ होता है पीछे, अधि यानी में, आ यानी रहता है। ठीक है ना। तो ये चारों उपसर्ग है जो हमने पहले भी अव्यय में पढ़े थे। ये चारों क्या है? उपसर्ग है। इसीलिए लिखा है कि चारों उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। वस धातु के आधार यानी जो बेस होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है यानी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना। जैसे श्याम नगर के पास रहता है। कहाँ रहता है? नगर के पास रहता है। द्वितीय किस में करेंगे? नगर में करेंगे। तो श्यामः नगरम, पास को उप रहता है तो वसति, उपवसति। श्यामः नगरम उपवसति। नेक्स्ट कुलदीप घर के पीछे रहता है। तो कुलदीपः गृहम, पीछे को कहते हैं अनुवसति। ठीक है ना। कुलदीपः गृहम अनुवसति। नेक्स्ट संदीप जयपुर में रहता है। तो संदीपः जयपुरम अधिवसति। और राम घर में रहता है तो रामः गृहम आवसति। चारों में से कुछ भी लिखेंगे अपन, सही है। मगर एक बात ध्यान रखना है, अगर कहीं वस धातु का प्रयोग आता है और हम अगर उपसर्ग लगाते हैं तो ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और अगर उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो यह वाक्य सीधा सप्तमी विभक्ति में चला जाएगा।
तो ये ध्यान रखने वाली बात कि अगर हमने इनका प्रयोग नहीं किया, जैसे उप का प्रयोग नहीं करते हैं, अनु का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर हम गृहम नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, गृह, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इन उपसर्ग को आगे लगाना है तो ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे हम और भी इस द्वितीय विभक्ति के जो नियम हैं आगे अगले बार नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।